नमस्कार, आप देख रहे हैं रणनीति। मैं हूं नगमा। आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण को लागू कराने की दिशा में मोदी सरकार ने एक कदम और बढ़ा दिया है। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ऐलान किया है कि सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में इसे लागू करने से पुराने कोटे पर असर न हो, इसलिए करीब 25% सीटें यहां बढ़ाई जाएंगी। Today, government has decided to implement 10% EBC quota right from this academic year 2019-2020. All the universities, 900 universities and 40,000 colleges will be given full operational manual and OM. तो nearly 125 लोगों को अभी एडमिशन मिल रहे हैं, तो 125 लोगों को मिलेंगे। तभी ये सभी प्रोपोर्शन करेक्ट रहता है और ये नए 10% उसमें मिलता है। तो विपक्ष में बैठी ज्यादातर सियासी पार्टियों ने नए 10% आरक्षण का विरोध नहीं किया है, क्योंकि ये सियासत को सूट नहीं करता। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज में आरक्षण को लागू कराने को लेकर निजी संस्थानों का रुख कैसा रहेगा। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक सरकार इस पर अलग से बिल लाने की तैयारी में है। इस बीच ये सवाल है कि क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आरक्षण लागू हो पाएगा। अगले सत्र में सीटें बढ़ाने से जल्द सुविधाएं भी कैसे बढ़ेंगी और क्या ये चुनावी पैंतरा है। तो ये जो आरक्षण का नया एक आरक्षण पर बहस या आरक्षण पर चर्चा शुरू हुई है, उससे लेकर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का रुख भी जो नजर आ रहा है, उस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ फैजान मुस्तफा हैं, जो कि वीसी हैं नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद में, और ललिता कुमार मंगलम है, नेता हैं बीजेपी की। मैं फैजान साहब आपसे शुरू करना चाहती हूं उसको समझने के लिए कि अब जब ये कहा जा रहा है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में ये लागू होगा, इसी एकेडमिक सेशन से ये लागू होगा, तो ये प्राइवेट जो निजी संस्थान हैं उनके लिए कितना आसान रहेगा, क्योंकि इतनी जल्दी उनकी फैसिलिटीज, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर क्या इतने बढ़ पाएंगे कि ये कोटा लागू वो करा पाए। नगमा जी, ये देखिए आसान काम नहीं है, इसलिए क्योंकि जब 2006 में 27% ओबीसी कोटे को भी लागू किया गया था और कहा गया था कि 54% हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे और हॉस्टल बढ़ाएंगे और फैकल्टी पोजीशंस बढ़ाएंगे, वो उस समय भी से अब तक भी पूरी तरह नहीं हो पाया। दूसरी चीज ये कि क्या ये संवैधानिक है। जब ये 2006 में संशोधन किया था, 93वां संविधान का संशोधन यूपीए सरकार ने, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट संस्थानों में रिजर्वेशन के मुद्दे को आंसर नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि ये फिर कभी देखा जाएगा, लेकिन जस्टिस दलबीर भंडारी ने इस पे अपना जजमेंट दिया और उन्होंने इसको असंवैधानिक पाया। नगमा, रियल बात यह है कि अभी तो प्राइवेट सेक्टर में एससी, एसटी, ओबीसी रिजर्वेशन भी लागू नहीं है। तो हमने एससी, एसटी, ओबीसी रिजर्वेशन अब तक लागू नहीं किया और हम चाहते हैं कि उस पे ये नया वाला रिजर्वेशन लागू कर दें। ये आसान नहीं होगा। और आज आपने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पढ़ी होगी कि भारत में क्या हालात हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एससी, एसटी, ओबीसी के रिप्रेजेंटेशन के प्रोफेसर में, एसोसिएट प्रोफेसर में और असिस्टेंट प्रोफेसर में, कि जितनी सीटें उनके लिए रिजर्व हैं उससे बहुत कम सीटों पे वो आज वहां मौजूद है। तो मैं ये समझता हूं कि ये आसान है सरकार के लिए डिक्लेयर करना, लेकिन इसको अगले सत्र में लाना, क्योंकि देखिए एडमिशन प्रोसेस कई जगह शुरू हो चुकी है ऑलरेडी, तो और अभी तो बैन लगा हुआ है। अप्रैल से किसी भी विश्वविद्यालय में भारत में कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि यूजीसी ने बैन लगा रखा है कि कोई सिलेक्शन कमेटी नहीं होगी। तो अगर सरकार वाकई इस मामले में सीरियस है, तो कम से कम सरकारी शिक्षण संस्थानों के लिए जो बैन है रिक्रूटमेंट पे, वो बैन हटाया जाए।
जी, अब जब कहा जा रहा है कि एक नया बिल लाना चाहती है, अलग से इस पर बिल लाने की सरकार तैयारी में है, ये आपको लगता है कि ये मुमकिन होगा कि सरकार एक नया बिल इस पर लेकर आए, उसके बाद उसको लागू किया जाए? नहीं, देखिए, संविधान में जो रिजर्वेशन का प्रावधान है, देखिए अनुच्छेद 16 में उसमें बात हो रही है सर्विसेज में जो राज्य के अंडर में। उसके बाद रिजर्वेशन की बात नगमा जी हुई है लोकसभा में, हम शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब को प्रतिनिधित्व देंगे, और बात हो रही है रिजर्वेशन की विधानसभाओं में। तो रिजर्वेशन का मामला जो है शिक्षण संस्थानों में इस तरीके से संविधान में नहीं आया, लेकिन अनुच्छेद 15 में जो अमेंडमेंट हुआ था, यूपीए सरकार ने किया था 2005-6 में, उसमें यह था कि अगर स्टेट चाहे तो कोई स्पेशल प्रावधान कर दे, उसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो सिर्फ सरकार को एक ऑर्डिनरी लॉ लाना है, वो लॉ ला सकती है, क्योंकि संविधान में तो वो प्रावधान हुआ है। बात ये हो रही है कि जो प्रावधान 15(5) का है, उसकी संवैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट ने अशोक ठाकुर के केस में फैसला नहीं सुनाया, क्योंकि उस केस में एक भी प्राइवेट संस्थान ने उसे चैलेंज नहीं किया था। अब जब प्राइवेट संस्थान उसे चैलेंज करेंगे तो इतना आसान और जल्दी सुप्रीम कोर्ट से इस पे फैसला मिल जाना, मुझे लगता है कि ये राह काफी मुश्किल है सरकार को। जी, ललिता कुमार मंगलम कि जब SC/ST कोटा जो है वो भी लागू नहीं है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, और उसके साथ अब इसकी बात हो रही है, तो ये काफी मुश्किल काम है। अभी तो पहले जो कोटा ऑलरेडी बाकी जगहों पर है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, वहां पर भी अभी ये कोटे को अभी मान नहीं रहे हैं। तो क्या ये नया कोटा भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आरक्षण लाने के लिए तैयार होंगे, या ये हो पाएगा आसानी से? देखिए, शायद आसानी से नहीं हो पाएगा, ये तो मैं मानती हूँ, बट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पहले से भी जो आप, ठीक है, जो आप, यू आर राइट, मतलब जो आप कह रहे हैं कि जो पहले ऑलरेडी हमारे ये में जो रिजर्वेशंस का ये है, उसे भी वो पूरा नहीं कर पाए या नहीं करना चाह रहे हैं। इसीलिए तो ऑनरेबल मंत्री जी ने कहा है कि हम बिल लाएंगे लोकसभा में ताकि इट बिकम्स अ लॉ। और आप तो, हम सब तो एक बात तो जानते हैं और सब यही मानेंगे कि पिछड़े हुए वर्गों के, ये जातियों के, या व्हाटएवर, मतलब बैकवर्ड जो कम्युनिटीज हैं, बिना शिक्षा के वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। शिक्षा तो सब चीज की नींव है। आई एम सॉरी, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, सो एक्सक्यूज मी अगर मैं थोड़ी हिंदी थोड़ी अंग्रेजी में बोलूं। जी बिल्कुल। बट बात यह है कि शिक्षा का रिजर्वेशन तो होना तो बहुत ही जरूरी है। अगर गवर्नमेंट में, और इस दफा तो जो बिल पास हुए एक्स्ट्रा ये रिजर्वेशन के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भी, उसमें तो अन्य पार्टियों, उसने अन्य ऑपोजिशन पार्टियों ने बहुत चर्चा की और बहुत क्रिटिसाइज की, बट अल्टीमेटली पास तो हो गया। उन लोगों ने भी इसी, बाकी पार्टीज में ने भी इसमें समर्थन दिया। तो अब बिल लाने की जब बात हो रही है, तो मतलब सरकार को पता है कि ये कोई आसान काम नहीं है, बट हर काम आसान होना तो जरूरी नहीं है। वो भी गवर्नेंस में, गवर्नमेंट में ऐसे बहुत काम इस मोदी जी के गवर्नमेंट ने किया है, जिसमें मतलब काफी, भाई साहब प्लीज मत चिल्लाइए, मैं यहाँ कोई चिल्लाने वाले मैच के लिए नहीं आई हूँ, आप मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप कृपया बोलिए। मैं कह रही हूँ कि हमें पता है कि ये, आई एम सॉरी, कि ये कोई आसान काम नहीं है, बट सब काम आसान होना तो जरूरी नहीं है ना। जी जी बिल्कुल। सो वी विल डू, मतलब वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू सी दैट इट इज डन। ठीक है, इस पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई एतराज नहीं किया है, क्योंकि ये उनके सियासी मंसूबों को शायद सूट नहीं करता है। रणनीति में मैं एक ब्रेक लूंगी और उसके बाद आरक्षण के इस मसले पर वापस लौटेंगे। आप देख रहे हैं रणनीति, और हम सवाल चर्चा कर रहे हैं प्राइवेट कॉलेजों में कोटा पर। फैजान मुस्तफा साहब, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि ये भी एक इसकी आलोचना है कि ये चुनावी पैंतरा है, चुनाव के पहले ये रिजर्वेशन, और उसके बाद अब ये 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, फिर अब इसको प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स पे भी लागू करना। तो अगर ये चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है,
तो फिर विपक्ष में बैठी जो ज्यादातर पार्टियां हैं वो भी इसके समर्थन में या कोई इसके खिलाफ नहीं बोल पा रही हैं, ऐसा क्यों? नगमा जी, आप ठीक कह रही है, पर अगर आप आरक्षण का भारत का इतिहास देखेंगे तो हर पॉलिटिकल पार्टी ने और हर बड़े लीडर ने जब कोई आरक्षण का अनाउंसमेंट किया है तो वो किसी चुनाव से पहले किया है, चाहे वो असेंबली का चुनाव हो या वो लोकसभा का चुनाव हो। जब नरसिम्हा राव जी ने 10% इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों के लिए 91 में रिजर्वेशन किया था, का अपना बाई इलेक्शन था, मालूम है 1991 में तो टिकट मिला था, वो चुनाव नहीं लड़ा। ये बड़ी अफसोस। और इससे एक बात के साथ है कि राजनेता जो है भारत की जनता को बेवकूफ समझते हैं कि आप इतने बड़े मुद्दे पे अगर आपका वाकई इंटरेस्ट था, आप शिक्षा में भागीदारी देना चाहते थे, रिजर्वेशन करना चाहते थे, तो पिछले 4-4.5 साल से आप क्यों खामोश रहे? तो मैं ये देश की जनता को या किसी भी एक एकेडमिशियन को शक नहीं है कि ये सब जो कुछ हो रहा है, कि हो रहा है चुनावों के मध्य। रविशंकर प्रसाद जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं, 100 ओवर में 60 मारे जाते हैं, तो अभी ये 10% पे आप ज्यादा शोर ना मचाएं, अब तो और बहुत से डिसीजन। तो मुझे लगता है कि बजट आने तक और जब तक चुनाव डिक्लेयर होंगे ऐसी कई और घोषणाएं हों, लेकिन उन घोषणाओं से वास्तव में कितना चुनाव में किसी दल को फायदा होगा ये मालूम नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जाट रिजर्वेशन इसी तरह कांग्रेस ने किया था 2014 में, लेकिन जाटों ने भी उनको नकार दिया था और हरियाणा में सारी की सारी सीटें लगभग बीजेपी ने जीत ली थी। तो जनता मेरे हिसाब से इन चीजों से ज्यादा इंप्रेस नहीं होती। लेकिन बड़ा एक मुद्दा मुझे नगमा जो लगता है वो ये कि क्या वो सरकार और वो पार्टी जिसके ऊपर कमंडल का इल्जाम लगा हुआ था कि मंडल वर्सेस कमंडल था, कि अब उसने मंडल को अपना लिया है इलेक्शन की वजह से, ये एक इंटरेस्टिंग पहलू है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने टीएमए पाई में 11 जजेस ने कहा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में सरकार अपना रिजर्वेशन लागू नहीं कर सकती, क्योंकि अगर सरकार प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन लागू करेगी तो ये शिक्षा का राष्ट्रीयकरण माना जाएगा, नेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन माना जाएगा, और ये अनुच्छेद सब क्लॉज 6 का वायलेशन होगा। अनुच्छेद 19 में नगमा जी 4 शब्दों का इस्तेमाल हुआ है कि सारे भारत के नागरिकों को फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, प्रोफेशन है, बिजनेस है और ऑक्यूपेशन। तो शिक्षा ट्रेड नहीं है, बिजनेस नहीं है, प्रोफेशन नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना है शिक्षा एक ऑक्यूपेशन। तो जब आप रिजर्वेशन निजी शिक्षण संस्थानों में कर देंगे तो फिर उनमें दलवीर भंडारी ने अपने जजमेंट में अशोक ठाकुर में लिखा था 2008 में कि कम से कम 3 चीजें इससे होंगी कि बहुत से प्राइवेट सेक्टर वाले लोग शिक्षा में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। अगर वो कोई फर्स्ट क्लास थर्ड क्लास इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं वो नहीं बना पाएंगे। उनका जो राइट है एक अनएडेड इंस्टीट्यूशन का कि वो मेरिट पे बच्चों को लें, टॉप क्लास बच्चों को ले, वो टॉप क्लास फैकल्टी करें, ये सारे राइट्स वायलेट हो जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने उसने कहा था ये फैजान साहब आपकी आवाज कट रही है, पर जो आपने कहा उस पर मैं ललिता जी आपका जवाब चाहती हूं कि अगर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी इस तरह के रिजर्वेशन को लागू करते हैं तो क्या ये नेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन और दूसरे मेरिट पर जो बच्चे आते हैं उनके हकों को छीनना नहीं होगा? दूसरे, अगर ये चुनाव के लिए नहीं हो रहा, ये चुनावी पैतरा नहीं है, तो फिर इतने साल जब सत्ता में सरकार थी तो उस समय क्यों नहीं इस रिजर्वेशन की बात ध्यान आई और इतना आनन फानन 2-3-4 महीने जो भी चुनाव में बचे हैं इस वक्त इसको लागू करने के पीछे अगर राजनीतिक मंशा नहीं है, चुनावी फायदा पर नजर नहीं है, तो फिर और क्या है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मोदी जी की गवर्नमेंट ने बहुत ऐसे काफी टफ और कठोर स्टेप्स लिए हैं जिसने ऐसे स्टेप्स जो लोगों ने सोचा नहीं होगा कि हम लेंगे। अब जीएसटी लागू हुई है, पहले जब लागू हुई थी आपको तो पता है वो पूरा क्या चला था वो मामला, उससे पहले डिमोनेटाइजेशन। तो ये नहीं है कि इस गवर्नमेंट ने कोई टफ स्टेप्स नहीं लिया है और गवर्नेंस में
आगे नहीं बढ़ा है। अब बात यह है कि इलेक्शंस, हाँ इलेक्शंस 4 महीने के बाद हैं, पर इसका मतलब तो नहीं है कि जो गवर्नेंस होना चाहिए वो थम जाए क्योंकि इलेक्शंस आ रही है। हमारे यहाँ हर 5 साल इलेक्शंस होती है। इट इज पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड एवरी पार्टी हैज द राइट कि इलेक्शन से पहले वो जो लॉज लाना चाहते हैं वो लाए। अब ये रिजर्वेशन जो है, मेरे पहले जिन्होंने बात किया था वो ही डिडंट से द राइट थिंग। ये रिजर्वेशन इट इज नॉट बेस्ड ऑन कास्ट। इस दफा रिजर्वेशन हमने बोला है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। और हम सब जानते हैं कि स्कूल लेवल में रिजर्वेशन जो लागू हुआ है, इट इज बिन ईजियर देन व्हाट इज बिन डन इन द हायर इंस्टीट्यूशंस ऑफ एजुकेशन। पर बात यह भी तो है कि इट इज नॉट जस्ट बिकॉज कि कोई एक पिछड़े हुए वर्ग से है, समाज के वर्ग से हैं, उनमें वो टैलेंट नहीं है कि वो आगे न बढ़ पाए अगर उनको अच्छी एजुकेशन मिले। अब इवन प्लेइंग फील्ड जो कहते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलने की एटलीस्ट कोशिश तो करनी चाहिए गवर्नमेंट देने के लिए। मतलब एफर्ट तो यही होनी चाहिए कि गवर्नमेंट जितना कर सके जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए करे, और बिना एजुकेशन का तो कहां आगे बढ़ेंगे वो लोग। अब एजुकेशन जैसे मैंने पहले कहा इज द बेसिस फॉर मेनी वेज ऑफ डेवलपमेंट, नॉट सिर्फ जॉब मिलने के लिए और इनकम पाने के लिए। ललिता जी, इतना ही वक्त है इस वक्त मेरे पास। जो सवाल फैजान मुस्तफा उठा रहे थे कि फिर जो वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को भी ये हक है कि वो मेरिट पे स्टूडेंट्स को लें, क्या उस पर असर नहीं पड़ेगा? इस रिजर्वेशन पे ये बहस हम आगे भी करेंगे, पर इस वक्त आज के इस शो में इतना ही समय है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फैजान मुस्तफा और ललिता कुमारमंगलम, इसे समझाने के लिए और इसकी क्या आलोचनाएं हैं और इसके हक में क्या बातें हैं ये बताने के लिए धन्यवाद।